हेलो नमस्कार। आज है 24 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। आज का पहला सवाल जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा। अभी एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई है। कारण उसका ये है कि देखो, इस रिपोर्ट में हालांकि पहले भी हम बात करें 2019 में बहुत बेकार स्थिति थी, 144 नंबर पर थे, बट इस बार हमें इसमें 118 नंबर पर रखा गया है। बट कंट्रोवर्सी क्या है मालूम आपको, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान हमसे ऊपर है, मतलब पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट ये दिखाती है कि कौन से देश के लोग हैप्पी हैं, खुश कितने हैं, और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा हैप्पी है। बताओ, जिनके घर में ना आटा है ना डाटा है वो हमसे ज्यादा हैप्पी हैं। तो थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली रिपोर्ट है, बट इस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा खुश जो है वो लोग कहाँ के हैं, फिनलैंड के हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, आइसलैंड तीसरे नंबर पर है, एंड इंडिया जो है वो 118 नंबर पर है और पाकिस्तान जो है वो 109 नंबर पर है। मतलब ये सुनकर, मतलब ये देखकर कि पाकिस्तान 109 नंबर पर है, मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। और इसी कारण से हो सकता है कि अगली बार हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग थोड़े ऊपर पहुंच जाए। मतलब इससे बड़ी मतलब हंसी की बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश है। हंसी आपको भी आ रही होगी। चलिए ठीक है ना। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम 118 नंबर पर है और फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। चलिए ज्यादा मत हंसिए, है ना, नहीं तो तुरंत अभी मेरे को अपडेट करवाना पड़ेगा कि अरे भाई ऊपर पहुंचाओ हमको, है ना, इंडेक्स में। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की ऊंची एक प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी। नाम सुना होगा और जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो ये शब्द जब आप बोलते हो तो आपकी हंसी जरूर आती होगी, और उस शख्स के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। और इनकी जो एक 58 फुट ऊंची एक प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और चंद्र बाबू जो है नायडू जो हैं वो सीएम है, उन्होंने बोला है कि हम इनकी प्रतिमा स्टेच्यू को वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा। श्री रामुलु पोट्टी, है ना। और इनके बारे में आप जानते हो कि जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी भारत का इतिहास पढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन शब्द थोड़ा गलत है इसके लिए, बट जब भी हम राज्यों के बारे में बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन के बारे में हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे इनका नाम जरूर आता है। एक शब्द जरूर आपने सुना होगा कि कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि 58 या 56 दिन तक इन्होंने क्या की थी, भूख हड़ताल की थी। देखो, इसके पीछे कहानी सुनाता हूं आपको। क्या है कि पहले मतलब साउथ से एक मांग उठी थी कि भाषा के आधार पर नए राज्य बनने चाहिए, और भाषा के आधार पर राज्य की जो मांग उठी थी वो साउथ इंडिया से उठी थी। अब जो पोटी श्री रामुलु जो थे वो कांग्रेस के ही लीडर थे, तो इन्होंने क्या की थी, भूख हड़ताल कर दी थी। तो कहीं कहीं पर 58 दिन का मैक्सिमम जगहों पर जिक्र होता है, बट कहीं कहीं 56 दिन का भी जिक्र मिलेगा कि 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और इसके बाद इनका निधन हो गया था। और सरकार के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था उस टाइम पर, जो आंदोलन चल रहा था वो इतना हिंसक हो गया था, तो मजबूरी में सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया था। देखिए आप, 1 अक्टूबर वो तारीख थी 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहानी, छोटी सी कहानी है जो मैंने बड़ी बना दी यहाँ पर, हालांकि छोटा सा पॉइंट था, बट याद रखिएगा, ठीक है। और चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं गो ईबीबो। ये नाम जरूर सुना होगा आपने, आपके मोबाइल में ऐप भी होगी। जब भी हम ट्रेवल, होटल वगैरह बुक करवाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, फ्लाइट बुक करवाते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं, तो उसके लिए गो ईबीबो ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को, और साथ में ऋषभ पंत को तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बट साथ में आपको दिखेंगे कौन, सुनील गावस्कर। तो जब भी अब आप कोई ऐड देखोगे गो ईबीबो के, तो उसमें आपको ऋषभ पंत के साथ सुनील गावस्कर भी दिखाई देंगे। हालांकि ऋषभ पंत को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है गो ईबीबो ने।
चलिए, आज का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? हालांकि देखो, ये NIIT जो है ये NU नाम से बहुत फेमस है। हालांकि देखो, एक बात बताऊं आपको मैं, इसमें जिसको चांसलर बनाया गया है वो व्यक्ति बहुत फेमस है, अमिताभ कांत, जिनका फोटो आप देख रहे होंगे ना, इनका बहुत देखा होगा आपने। तो ये इस पोस्ट पर आने वाले नए चांसलर बनेंगे। इससे पहले कौन थे? के कस्तूरी रंगन जो थे इस पोस्ट पर थे, चांसलर थे इस यूनिवर्सिटी के। देखो, हालांकि ये यूनिवर्सिटी जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में है, और राजेंद्र सिंह पंवार करके कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी स्थापना 2009 में की थी। बट व्यक्ति जो है वो बहुत फेमस है ना। यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट द व्यक्ति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। मार्च 2025 में किसे यूपीएससी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब जो है वो है अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। इनका फोटो नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में देख लें हम लोग। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, GOI एक्ट 1919 आया था, 1919 का अधिनियम आया था, उसमें यह बोला था कि हम एक संस्था बनाएंगे जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विस के वो करवाएगी, और इसके लिए एक आयोग बनाया गया, ली आयोग, वेरी फेमस, हम जानते हैं। ली आयोग का गठन किया था अंग्रेजों के द्वारा 1923 में, और ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया था। और हम सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी है वर्तमान में, यूपीएससी जैसे हमारा संविधान बना तो हमने इसे एक संवैधानिक संस्था घोषित किया। हमारे संविधान में यूपीएससी के बारे में हमने बाकायदा लिखा हुआ है। देखो, जो यूपीएससी के बारे में जब भी आप संविधान पढ़ते हो तो हमारे संविधान में हम भाग 14 जो पढ़ते हैं, संविधान का भाग 14, और भाग 14 में हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 308 से लेके तो आर्टिकल नंबर 323 तक जो कुछ भी लिखा है यूपीएससी के बारे में लिखा है। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन कैसे करते हैं कि 308 से लेके, है ना, तो इसमें सर्विसेज के बारे में भी लिखा गया है, सर्विसेज हैं, और एक तरफ चलती है यूपीएससी। 314 से 323 तक जो कुछ भी लिखा गया है वो यूपीएससी के बारे में लिखा गया है। तो संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? यूपीएससी से है ना। एक तरफ सर्विसेज आर्टिकल नंबर 308 से लेके तो आर्टिकल नंबर 313 तक सर्विसेज चलेंगी, एंड 314 से लेके 323 तक यूपीएससी चलती है। तो यूपीएससी से एक सवाल और बन सकता है कि यूपीएससी का क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, और वेरी वेरी फेमस प्रीति सुदान जो है वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष है। ये सवाल मत भूलिएगा भैया, प्रीति सुदान जो है वो यूपीएससी की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, कुछ स्पेशल बातें बता दी मैंने। चलिए चलते हैं आज के छठे सवाल की ओर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 23 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कहा जाता है इसको। इसकी जो पूरी की पूरी संकल्पना जो आई थी, एक संस्था होती है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और इस संस्था की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसी कारण से इसका जो हैप्पी बर्थडे आता है वो 23 तारीख को आता है, और उसी को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, जेनेवा में हेडक्वार्टर है WMO का, और अब्दुल्ला AI मंदोज जो हैं वो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इसके। तो इतनी ही बातें याद करो, ठीक है। WMO याद रखिएगा। आज जो डे है, आज तो 24 मार्च है, 23 मार्च के दिन इसको मनाया जाता है, 23 मार्च को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7वां। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, बहुत बहुत फेमस सवाल है, IOC वही समिति है जो कि पूरा ओलंपिक को मैनेज करती है, उसकी 10वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और देखो, इसमें कस्ट्री कोवेंट्री जो महिला है, आप देखिए ये जो महिला है, और ये IOC के इतिहास में जो है ये पहली बार हुआ है कि कोई फर्स्ट वुमेन है, और ऊपर से ऐसे है मतलब अफ्रीका महाद्वीप की पहली महिला भी है ये। पहली बात तो एक सवाल तो ये है कि IOC की पहली बार किसी महिलाओं को अध्यक्ष नियुक्ति गया है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ IOC। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाली
पहली पहली महिला है। चलिए, तो एक सवाल और बनता है यहाँ से, और वो सवाल ये बनता है कि आईओसी क्या है। आईओसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखो, आईओसी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका गठन हुआ था 1894 में। समझो इस बात को, आईओसी का गठन हुआ था 1894 में, और फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था 1896 में। उसके 4 साल बाद पहला ओलंपिक हुआ था। अभी देखो, वर्तमान में जो आईओसी के हेड हैं वो कौन है? थॉमस बाच। थॉमस बाच जो हैं वो आईओसी के हेड हैं, एंड क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो हैं उनको नियुक्त कर लिया गया है, इलेक्टेड हो चुकी हैं, मतलब डेफिनेटली वो नेक्स्ट आईओसी की हेड बनने वाली है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि ये बहुत बहुत फेमस सवाल है कि ओलंपिक जो ये आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने में है, और लुसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में। बहुत प्यारा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। और इसकी हेड याद रख लीजिएगा, कस्टी कॉन्वेंट्री जो है वो नई हेड बनी हुई है। आज का 8वां सवाल जो है वो बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, नवरोज क्या है? याद कीजिएगा, नवरोज को हम पढ़ते हैं, पहले देख लीजिए 21 मार्च को नवरोज दिवस मनाया जाता है। जब भी हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो नवरोज के बारे में पढ़ते हैं। नवरोज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे इसको नवरूज, नवरूज, नुरूज, नेवरूज, नौरीज, मतलब इसका मतलब होता है नवरोज का मतलब होता है नया दिन। और 21 मार्च को मनाया जाता है वसंत के पहले दिन को, इसको चिन्हित करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि नवरोज जो हैं, ये नवरोज, ये पारसी जो लोग होते हैं उनका जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, नया साल, पारसी समुदाय का जो हैप्पी न्यू ईयर होता है वो क्या होता है? नवरोज होता है। देखो, जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक व्यक्ति का जिक्र करते हैं, और उसका नाम है बलबन, जो कि हेड ऑफ चालीसा दल था और जिसने चालीसा दल को खत्म भी किया था। तो बलबन के जब भी कार्य पढ़ते हैं तो उसमें कार्य में पढ़ते हैं हम लोग क्या कि नवरोज, उसने अपने दरबार में नवरोज शुरू किया था। और नवरोज जो है वो पारसियों का त्योहार है, क्योंकि बलबन का संबंध ईरान से था, ठीक है। तो उसने अपने दरबार में क्या किया था? नवरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू किया था। याद कीजिएगा, हिस्ट्री का सवाल है ये, हम पढ़ते हैं नॉर्मली इसको। चलिए, दूसरा सवाल देख रहे हैं हम लोग, और वो है हमारा आज का 9वां सवाल। भारत की 1975 हॉकी विश्व कप की जीत का जश्न मनाने के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? 1975 का हॉकी विश्व कप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया जीता था, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो मार्च 1975 में ही हुआ था, तो उसका नाम रखा गया है मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी एक पुस्तक लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि वो जो डे था उस दिन का, जिस दिन ये हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया जीती थी, उसको पूरा बताया गया है। पूरा मतलब एक प्रकार की हम यूँ कह सकते हैं कि उसको मेमोरी को, जो गुड मेमोरी हमारे दिमाग में है, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये बुक लिखी गई है। याद कीजिएगा इसको। आज का अंतिम सवाल जो है वो है, हाल ही में किसे डेनमार्क का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो कि नाइट क्रॉस दिया गया है? और ये व्यक्ति हैं विजय शंकर। विजय शंकर, जिनका चेहरा आप देख लीजिए, ये है विजय शंकर। इनको, ये राजदूत है भारत में, है ना, ये राजदूत हैं भारत में डेनमार्क के। उन्होंने ये सम्मान सौंपा है विजय शंकर को, जिसको बोलते हैं नाइट क्रॉस। नाइट क्रॉस का मतलब होता है, यहाँ पर नाइट का मतलब वो रात्रि वाला नाइट नहीं है, ये योद्धा वाला नाइट है, और ये सम्मान दिया गया है विजय शंकर को। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।